हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 13 जनवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। फर्स्ट, द प्रधानमंत्री जन धन योजना plays a crucial role in disbursement of funds under this scheme. Second, database of beneficiaries under this scheme is maintained by the central government. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए वन ओनली, सेकेंड इज इनकरेक्ट। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा जो एक बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से जो पीएम किसान के बेनिफिशियरीज है, डायरेक्टली उनके अकाउंट के अंदर जो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, उसका बेनिफिट मिला प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू। तो हम कह सकते हैं कि इसका एक बहुत ही महत्व का रोल है इन डिसबर्समेंट ऑफ फंड अंडर दिस स्कीम। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज बेनिफिशियरीज का जो डेटाबेस है वो स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन नहीं करती। सो द आंसर इज ए वन ओनली। अब ये स्कीम इसलिए न्यूज में है बिकॉज 1364 करोड़ रुपए गलत बेनिफिशियरीज के अकाउंट में चले गए हैं अंडर दिस पीएम किसान। तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है कि कैसे इस तरीके से इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो गलत बेनिफिशियरीज के अकाउंट में चली गई। ये आर्टिकल जो है वो कल के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आपको मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट about poultry industry in India? First, it contributes for about 1% of national GDP and about 14% of livestock GDP. Second, India is the largest egg producer in the world. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। करेक्ट आंसर इज ए वन ओनली, सेकेंड इज इनकरेक्ट। अगर इंडिया की पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात करें तो टोटल जीडीपी के अंदर 1% हिस्सा है, और अगर सिर्फ लाइवस्टॉक जीडीपी की बात करें तो इट अकाउंट्स फॉर 14% ऑफ टोटल लाइवस्टॉक जीडीपी। बट सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज करंटली इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग इन द वर्ल्ड। फर्स्ट रैंक पे है चाइना, सेकेंड रैंक पे है यूएस, और थर्ड रैंक पे है इंडिया इन टर्म्स ऑफ एग प्रोडक्शन। सो द आंसर विल बी ए वन ओनली। अब बर्ड फ्लू के फियर की वजह से काफी सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने ये डिसीजन लिया था कि पोल्ट्री मार्केट को बंद कर देंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उनको गाइड किया है कि नो नीड टू शट पोल्ट्री मार्केट्स, आप इस तरीके के स्टेप्स ना लें। दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम बर्ड फ्लू के ऊपर देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, इफ द इन्फेक्शन इज डिटेक्टेड इन एनिमल्स, अ पॉलिसी ऑफ क्योरिंग infected and contact animals is normally used in an effort to rapidly contain, control and eradicate the bird flu. Second, India was declared free of avian influenza in 2019. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। अब पहले स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा है कि अगर एनिमल्स के अंदर बर्ड फ्लू डिटेक्ट होता है तो क्योरिंग पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट की जाती है, मतलब कि जो इन्फेक्टेड स्पीसी है उनको मारा जाता है, द इन्फेक्टेड स्पीसीज आर किल्ड। और जो कॉन्टेक्ट एनिमल्स है तो उनको भी जनरली मारा जाता है ताकि इन्फेक्शन जो है उसको हम कंटेन कर सके, कंट्रोल कर सके और उसको इरेडिकेट कर सके ताकि वो दूसरे एनिमल्स के अंदर ना फैले। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा, सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। अब आपको ऐसा लगता होगा कि अभी तो एवियन इन्फ्लुएंजा के केसेस जो है वो न्यूज में देखने को मिल रहा है, तो 2019 में इसको कैसे फ्री डिक्लेयर कर दिया? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री को किसी डिसीज से फ्री डिक्लेयर किया हो उसके बाद वो डिसीज वहां पे रिकॉर्ड ना हो। तो ये बात सही है कि 2019 में इंडिया वाज डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। अगेन ये बर्ड फ्लू के चलते काफी सारे आर्टिकल्स है कल के न्यूज़पेपर में। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट recently constituted a special task force
for the scientific exploration of minerals in the state? First, Jharkhand, option B, Chhattisgarh, option C, Rajasthan, and option D, Odisha. So let us see what is the correct answer. Correct answer is C, Rajasthan. राजस्थान गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक टास्क फोर्स बनाई है फॉर द माइनिंग सेक्टर। ये कल के न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा, जिसके अंदर वहां पे जो राजस्थान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि राजस्थान के अंदर मिनरल्स अवेलेबल है लेकिन उसका साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन नहीं हो रहा, और इसकी वजह से मिनरल सेक्टर का रेवेन्यू जो है वो काफी कम है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए टास्क फोर्स बनाई है। तो ये कल के न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग statement is or are correct about forest fires in India? First, central and southern India is more vulnerable to forest fires than any other part. Second, jhum cultivation is one of the major factor contributing to forest fires in northeast India. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। अब सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया की बात करें तो वहां पे ज्यादातर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, एंड दे आर मोर प्रोन टू फॉरेस्ट फायर देन एनी अदर टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो इसलिए ये पार्ट जो है वहां पे ज्यादातर फॉरेस्ट फायर रिकॉर्ड होते हैं। दूसरा, अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो यहां पे ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन का दूसरा नाम क्या है? स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। मतलब कि कोई पर्टिकुलर लैंड है, वहां पे कल्टीवेशन हो रहा है, फिर अगर मान लो कि ये लैंड की फर्टिलिटी जो है वो कम हो गई है, तो अगर यहां पे कोई फॉरेस्ट एरिया है तो उसको जला के फिर उसके अंदर एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। द फॉरेस्ट एरिया इज बर्न्ड टू इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी, और वहां की लोकल लैंग्वेज में इसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो इसकी वजह से भी कई बार फॉरेस्ट फायर जो है यहाँ पे जलाया जाता है लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। तो अभी मणिपुर एंड नागालैंड की बॉर्डर पे ये जो जुको वैली है वहां पे फॉरेस्ट फायर रिकॉर्ड हुआ था, और ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद उसको अभी कंट्रोल किया जा रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंसिडरिंग द मेंबरशिप ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए, बिम्स्टेक, ऑप्शन बी, सार्क, ऑप्शन सी, NAM, एंड ऑप्शन डी, RCEP। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, RCEP। बिम्स्टेक जो है उसके अंदर इंडिया इज अ मेंबर। सार्क नेशंस जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसके अंदर भी इंडिया एक मेंबर है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो ये तीनों के अंदर इंडिया जो है वो मेंबर है। लेकिन RCEP के अंदर रिसेंटली पिछले साल आपने देखा होगा कि इंडिया रिजेक्टेड टू बी अ मेंबर ऑफ RCEP, दैट इज रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो मेंबरशिप की बात करें इंडिया की तो ये ग्रुप जो है वो अलग है बाकी के तीनों से, सो आंसर होगा डी, RCEP। तो ये कल के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल था जिसके अंदर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया गया था कि किस तरीके से प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। द आर्टिकल वॉज रिटन बाय द फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इस टाइप के आर्टिकल जो है वो मेंस के लिए ज्यादातर काम में आ सकता है, पर्टिकुलरली GS पेपर 2 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस में। अभी हमने जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप्स देखे वो सभी इस आर्टिकल में मेंशन किए गए हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट गोल्स ऑफ मनरेगा, that is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act? First, empowerment of socially disadvantaged sections. Second, deepen democracy at the grassroots by strengthening Panchayati Raj institutions. And third, enhance livelihood security of the rural poor through generation of wage employment. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा।
करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। ये तीनों गोल्स करेक्ट है। मनरेगा के अंदर आप सबको पता है कि SC ST एंड स्पेशली वुमेन्स के लिए जॉब्स जो है वो रिजर्व रखी जाती है, तो इसकी वजह से ये जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनका एम्पावरमेंट होगा। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि इससे डेमोक्रेसी जो है वो ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि मनरेगा के अंदर इंप्लीमेंटेशन में मेजर रोल किसे दिया गया है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है, और इसकी वजह से वहां के जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी इंप्रूव होगा, और उनको 100 डेज की वेज एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को भी हम काउंटर कर सकेंगे। सो द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तो राजस्थान के अंदर मनरेगा को किस तरीके से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाता है, और राजस्थान का एग्जाम्पल लेके ये कल के न्यूज़पेपर पे आर्टिकल था कि इस तरीके से गवर्नेंस इश्यूज जो है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो काफी अच्छा आर्टिकल है, एक आप एग्जाम्पल के तौर पे इस आर्टिकल को देख सकते हैं। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन रिसेंटली इन न्यूज फॉर मेजर करेंसी रिफॉर्म्स? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी क्यूबा एंड ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी क्यूबा। ये आंसर भी आपको कल के न्यूज़पेपर में मिलेगा, जहां पे क्यूबा के अंदर रिसेंटली जो क्यूबन पेसो है उसको डिवैल्यूएट किया गया है और उसकी जो सेकंड करेंसी है उसको रिमूव किया है। तो ये मेजर करेंसी रिफॉर्म्स हो रहा है क्यूबा के अंदर, उसके बारे में ये कल के न्यूज़पेपर पे आर्टिकल था। अब जो दो क्वेश्चन है वो आज के न्यूज़पेपर से। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद द इवेंट ऑफ मकर संक्रांति इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन फर्स्ट इज लोहरी, सेकेंड इज बिहू एंड थर्ड इज पोंगल। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है डी 1, 2 एंड 3। ये तीनों फेस्टिवल्स जो है मकर संक्रांति के अंदर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे लोहरी जो है वो पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया के अंदर हिंदू एंड मेजरली सिख कम्युनिटी जो है उनके द्वारा ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है मकर संक्रांति के अंदर। बिहू जो है वो आसाम के अंदर मनाया जाता है एज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, एंड पोंगल जो है वो मेजरली साउथ इंडिया के अंदर और उसमें भी पर्टिकुलरली तमिलनाडु के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा एक और फेस्टिवल है शुक्रात, जो कि सेंट्रल इंडिया के अंदर इसी टाइम पे मनाया जाता है। सो द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। सो ये आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे फोटो था। एक आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये फोटो किसके बारे में है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अहेड ऑफ माघ बिहू फेस्टिवल इन आसाम ये प्रिपरेशन चल रही है। तो इंडिया के अंदर कौन से हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, कौन से पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड फेस्टिवल्स कौन से है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10th question, which of the following statement is or are correct about cold wave? First, the core requirement of a cold wave at the surface is a strong low pressure center that forms during winter in high latitudes. Second, the wave in cold wave is apparent in the surface airflow. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों इनकरेक्ट है, सॉरी। द आंसर विल बी डी नाइदर वन नॉट। क्यों दोनों स्टेटमेंट गलत है तो वो हम देखेंगे। अगर कोल्ड वेव की बात करें तो उसकी कोर रिक्वायरमेंट ये है कि सेंटर में हाई प्रेशर होना चाहिए। अब आपको इतना ज्योग्राफी का बेसिक पता होना चाहिए कि जहां पे हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है वहां पे लो प्रेशर होता है, जहां पे कोल्ड कंडीशंस है वहां पे हाई प्रेशर होता है, और यहाँ पे लो प्रेशर लिखा है इसलिए ये गलत होगा, बिकॉज सेंटर के अंदर क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए। तो विंटर के अंदर हाई लैटिट्यूड के अंदर हाई प्रेशर जो है वो जनरेट होता है। और कोल्ड वेव में जो वेव शब्द है वो किस लिए यूज किया जाता है, इट इज फॉर द अपर एयर फ्लो, नॉट द सरफेस एयर फ्लो। अपर एयर फ्लो का मतलब यहाँ पे जेट स्ट्रीम्स है, कि जो जेट स्ट्रीम्स की डायरेक्शंस है उसकी वजह से कोल्ड वेव सिचुएशन जो है वो जनरेट होती है। इट लीड्स टू ड्रास्टिक फॉल इन द टेम्परेचर।
तो ये सरफेस एयर फ्लो से रिलेटेड नहीं है, ये जेट स्ट्रीम से रिलेटेड है। सो द आंसर विल बी डी, नाइदर वन नॉट टू, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो अभी पूरे नॉर्थ इंडिया में स्पेशली दिल्ली के अंदर कोल्ड वेव की सिचुएशन चल रही है, इसलिए इसके बारे में जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको पता होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।